Guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS. And today we are going to have the revision from 1600 to 1857. मतलब 1857 तो अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो उसके बारे में भी कुछ बताना है इस लेक्चर में, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको बोला था कि जो चैप्टर नंबर 1 था, मतलब जब अराइवल ऑफ यूरोपियंस होता है, मतलब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। इसके बाद दूसरा चैप्टर हमने देखा जो लिंकिंग चैप्टर था, मतलब इंडिया इन 18th सेंचुरी, मतलब इंडिया 18th सेंचुरी में कैसा था, कौन कौन से रीजनल स्टेट्स थे, सिख एम्पायर, ये सब हमने डिस्कस किया। तीसरे लेक्चर में हमने देखा कॉन्केस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तीसरे लेक्चर में हमने क्या देखा, कॉन्केस्ट ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको बताया था उस टाइम पे कि इन तीनों से जो क्वेश्चन है बहुत ही माइनर बनेंगे। ठीक है, बहुत ही माइनर नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट है, फ्यूचर जो दैट मीन्स आस्पेक्ट है, उसमें काम आएगा। ठीक है, और जो मेन क्वेश्चन आपको पता है यहाँ से क्या बनेंगे, या तो फैक्ट्स पे आ जाएंगे, ठीक है, जो कि आप सबको याद होंगे, डोंट वरी। ठीक है, आप एलिमिनेट करके निकाल लोगे, मैंने इतने फैक्ट्स आपको यहाँ पर बता दिए। और दूसरा ये होगा, जैसे मैंने आपको बताया ना, ट्रीटीज़ याद रखना। ठीक है, इसके बाद कौन कौन से इंपॉर्टेंट वॉर थे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, वो सब याद रखना। और दूसरा मैंने आपको बताया कि क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। ठीक है, 1857 तक आपको पूरी क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए, कब ब्रिटिश आए, कब कौन सा मराठा वॉर हुआ। मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएंगे, इतना याद रखे रहना, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएंगे, बट क्या रहेगा कि उसके रिलेटेड एक दो चीज़ आ जाएंगी। याद है आप, याद आई थिंक आपको याद होगा, इस बार एक क्वेश्चन आया था कि पालास पहले आए थे, भोजास पहले आए थे, याद है? एक क्वेश्चन था यूपीएससी प्रीलिम्स में 2020 में, एंशिएंट इंडिया में। तो मेनली वो क्या पूछना चाहता था, वो देखना चाहता आपको क्रोनोलॉजी याद है कि नहीं है। ठीक है, इसलिए याद रखना जो बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड इवेंट्स हैं उनकी क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, कौन सा इवेंट पहले हुआ। लेकिन याद रखना, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, डेट सिर्फ आपको फंसाने के लिए होती है, डेट सिर्फ यूजलेस होती है, सिर्फ क्रोनोलॉजी याद रखना। तो इसलिए मैंने एक इंपॉर्टेंट चार्ट प्रिपेयर किया आपके लिए, जिससे कि मैं आपको सारे इवेंट्स जो भी अभी तक हमने पढ़े 1600 से लेके आप कह सकते हैं 1857 तक, मतलब 1857 तक अभी तक रिवॉल्ट नहीं हुआ है, तो उसके बारे में भी कुछ थोड़ी बहुत डिस्कस करना है। सो उससे पहले तक जो भी इवेंट हुए हैं इंपॉर्टेंट वाले, लेट अस डिस्कस। ठीक है, सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग, कॉन्केस्ट बाय वॉर एंड कॉन्केस्ट बाय डिप्लोमेसी, दीज टू वी हैव डिस्कस्ड। अब इन सबको रिवाइज करने की बारी आ गई है। तो देखो, सबसे पहला तो क्या था कि आप सबको मैंने बताया था 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था। उसको क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा चार्टर दिया गया था कि भैया यू कैन गो टू ईस्ट इंडिया, याद रखना, ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया मतलब इंडिया नहीं था, मतलब जो भी पूरा पार्ट था, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना और ये सब, और वहाँ पर आप जाके वॉर कर सकते थे हो। ठीक है, वॉर के साथ ट्रीटीज़ कंक्लूड कर सकते हो। ट्रीटीज़ कंक्लूड करने के बाद यू कैन ऑल्सो बिल्ड फोर्ट्रेस और टेरिटरी भी ऑक्यूपाई कर सकते हो, सब कुछ करने का अलाउ किया गया था। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पोर्चुगीज़ भाई लोग रहते हैं वो अलाउ नहीं करते हैं ब्रिटिशर्स को अंदर घुसने के लिए, लेकिन थॉमस बेस्ट जो रहते हैं वो हरा देते हैं किनको, पोर्चुगीज़ को, जिसकी वजह से जो जहांगीर रहते हैं उस टाइम पे राजा, मुगल राजा, वो खुश हो जाते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करना अलाउ कर देते हैं सूरत में, और वो लोग मासूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था 1686 और 90 के बीच में मुगल्स और ब्रिटिश के बीच में वॉर हुआ था, जिसमें कि जो ब्रिटिश थे वो हार गए थे, बिकॉज उस टाइम पे रूलर कौन था, औरंगजेब। अब औरंगजेब से लड़ोगे तो यही होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली 1690 में जो औरंगजेब है इन लोगों को हरा देता है। जब ये लोग हार जाते हैं तो उसके बाद दोबारा प्लेयर बन जाते हैं, बोलते हैं कि भैया माफ़ कर दो यार, अब से नहीं होगा, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ हो जाता है। और तब उनको समझ में आ जाता है कि मुगल एम्पायर जो इतना कमज़ोर भी नहीं जितना हम समझ रहे थे, वो हमारी धज्जियाँ उड़ा देगा। ठीक है, इसलिए हमें इंडिया पे जो कब्जा करने का ख्वाब है उसे बंद कर देना चाहिए। लेकिन ये ख्वाब दोबारा उजागर हुआ, तब उजागर हुआ जब नादिर शाह ने 1739 में इन्वेड किया। देखो, अभी तक ब्रिटिश के मन में यही था, नहीं यार मुगल तो बहुत पावरफुल है, एक बार हमने उन्होंने छोड़ दिया हमें, अगर धोखे दड़ा के दोबारा इंडिया चला गया तो इस बार तो धज्जियाँ उड़ा देंगे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कुछ दोबारा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। लेकिन जब नादिर शाह का इन्वेजन हुआ तो उन्हें दिखाई दिया, यार मुगल्स तो कमज़ोर हो चुके हैं, मतलब मुगल्स में वो दम नहीं है जो औरंगजेब के टाइम पे हुआ करता था, जहांगीर के टाइम पे हुआ करता था। सिंपल सी बात है, इन पे दोबारा अपन अटैक करने की सोचते हैं। ठीक है, लेकिन ये ख्याल सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के मन में नहीं आया था, ये ख्याल आया था फ्रांस के मन में भी, कि भैया कमज़ोर हुए हैं तो क्या, हम भी तो पावरफुल है ना, हम भी ब्रिटिश को जगह जगह हरा रहे तो यहाँ पर भी हरा सकते हैं। तो उनके बीच में फिर हो जाते हैं कर्नाटिक वॉर्स। ठीक है, मैंने बताया था कि जो कर्नाटिक वॉर्स कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो ब्रिटिश और फ्रांस की जो ट्रेडिशनल राइवलरी थी, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान की, कहीं पर भी जाएंगे तो लड़ेंगे, तो वैसे ही उस टाइम पे ब्रिटिश और फ्रांस हुआ करते थे, वो लोग यहाँ पर भी आते, यहाँ पर भी लड़े। तो इसकी वजह से हुआ 1746 टू 48 में क्या होता है, कर्नाटिक वॉर, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। और 1749 टू 54 में होता है सेकंड कर्नाटिक वॉर। आप देखो दोनों जगह अगर आप देखो ध्यान से, तो फ्रेंच का पड़ला जो था वो काफ़ी भारी था। ठीक है, पड़ला जो था फ्रेंच का काफ़ी भारी था। लेकिन थर्ड कर्नाटिक वॉर में फिर भी, मतलब ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था फ्रांस हारेगा, बट फिर भी हार जाता है। उसका मेन एक रीज़न पता है क्या था, वो था 1757 में हुआ बैटल ऑफ प्लासी।
ठीक है, मैंने आपको बताया था बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला वर्सेस ब्रिटिश होता है, और सिराजुद्दौला ड्यू टू मीर जाफ़र और आप कह सकते हैं और भी ट्रेटर्स थे, मानिक चंद और ये लोग, उसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी में हमारे जो सिराजुद्दौला साहब रहते हैं वो हार जाते हैं। जब वो हार जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है जी, देखो उनके हारने के बाद जितना भी बंगाल में ट्रेड होना रहता है वो आ जाता है ब्रिटिश के चंगुल में, मतलब अब उन्हें फ्री ट्रेड मिल रहा है और बाहर जाके बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो उन्होंने इन पैसों को यूज़ किया किसको हराने में, फ्रांस को हराने में। देखो आप देखो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, उससे पहले तक ब्रिटिश भी और फ्रांस भी दोनों अपने पैसों पर डिपेंड थे। भले फ्रांस के पास पैसा गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा था, बट फिर भी इतना इक्वलेंट था कि ब्रिटिश को रोक के रख सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखो 1746-48 यहाँ पर फ्रांस का पलड़ा भारी था, यहाँ पर भी पलड़ा भारी था, लेकिन यहाँ पर एकदम से कमज़ोर पड़ गया। वो भी कब, बैटल ऑफ प्लासी के बाद। बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो पलड़ा था भारी पड़ गया, बिकॉज इनके पास पैसे ज़्यादा हो गए ब्रिटिश के पास। ठीक है, तो ब्रिटिश ने सारे पैसे इनको हराने में लगा दिए और इनका उन्हें फ़ायदा भी हुआ बिकॉज फ्रांस निकल गया। ठीक है, अब इसके बाद ये तो प्रूव हो गया कि जो यूरोपियन पावर्स हैं उनमें से सिर्फ एक ही रूल करेगा, उसका नाम है ब्रिटेन। ठीक है, लेकिन अभी तक ये प्रूव नहीं होता कि इंडिया से कौन रूल करेगा, बिकॉज टाइम में माइसौर भी था, माइसौर भी काफ़ी पावरफुल था, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान के अंदर, तो वो भी रूल करता था। अवध के भी चांसेस थे, हैदराबाद के भी चांसेस थे, मतलब काफ़ी चांसेस थे। ठीक है, मराठास के भी चांसेस थे, लेकिन 1761 में, अच्छा यहाँ पर गलत हो गया, इट इज़ कॉल्ड एज बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो 1761 में एक और इवेंट होता है जिसको हम बोलते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, किसके बीच में, अहमद शाह अब्दाली के बीच में और रघुनाथ राव, आई थिंक इट वॉज रघुनाथ राव ना, यस इट वॉज रघुनाथ राव ऑफ मराठास। ठीक है, उनके पेशवास थे, उनके बीच में फाइट होती है और उसमें हमारे जो मराठास हैं वो हार जाते हैं। जब वो हारते हैं तो उससे क्या होता है, तो ये तो नहीं पता चलता कि इंडिया से कौन रूल करेगा अगर कोई करेगा तो, बट ये ज़रूर पता चल जाता है कि इंडिया से कौन रूल नहीं करेगा, और वो थे मराठास। दैट वॉज इंश्योर्ड। ठीक है, मतलब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में यही कहा जाता है कि इट कन्फर्म्ड दैट मराठाज आर नॉट गोइंग टू रूल इंडिया, बिकॉज उनकी जो प्रेस्टीज थी, रॉयल्टी थी और जो भी मतलब पावर थी, वो दिख गया कि वो कोलैप्स कर चुकी है बिल्कुल मुगल्स की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर ये पता चल गया था, दो उन्होंने रिकवर किया काफ़ी अच्छा, लेकिन बट फिर भी उतनी रिकवरी नहीं थी कि वो लोग ब्रिटिश को हरा सकें। ठीक है, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट इवेंट होता है 1765 में, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर 3 लोगों के बीच में लड़ा गया था। एक साइड थे हमारे शुजाउद्दौला, मतलब भैया नवाब जो अवध के, दूसरी तरफ थे यहाँ पर और थे मीर कासिम और शाह आलम टू। ठीक है, ये तीनों लोग थे वर्सेस ब्रिटिश। और ये वो पहला वॉर था जिसने बताया कि नहीं यार ब्रिटिश मिलिट्रली भी काफ़ी पावरफुल है। 1757 बताया कि जो ब्रिटिश है डिप्लोमेटिकली काफ़ी पावरफुल है, लेकिन उनकी मिलिट्री यहाँ पर प्रूव नहीं हुई थी, बिकॉज एक्चुअल में कोई फाइट तो हुई नहीं थी, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल फाइट हुई थी और तीनों मेजर पावर को हरा दिया गया। तो अब यहाँ पर कन्फर्मेशन मिल चुकी थी, मराठास ऑलरेडी हार चुके हैं, बस उनको अच्छा पीसफुल डिमाइस देना है। यहाँ अवध चला गया, बंगाल चला गया और शाह आलम भी चले गए, और हैदराबाद तो ऑलरेडी उनके कब्जे में लगभग आ ही चुका था, मतलब थ्रू सब्सिडरी अलायंस एंड अदर ट्रीटीज़। तो अल्टीमेटली इट वॉज डिसाइडेड कि अब यहाँ तक इट वॉज डिसाइडेड कि ब्रिटिश आर गोइंग टू रूल, बस उनको अब चीज़ें सेट करनी थी। ठीक है, दे वर जस्ट टू हैव द की इन दियर हैंड, मतलब आप कह सकते हैं ना कि वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर में वो डायलॉग मारता है कि ट्रॉफी इज़ माइन, आई जस्ट हैव टू टेक इट एंड व्हेन टाइम विल कम आई विल टेक दैट ट्रॉफी। सो उसके लिए अब वो डिसाइड करते हैं कि जो दो बड़ी मेजर पावर है इंडिया में, अब उनको हराना ज़रूरी है। तो पहली बड़ी मेजर पावर थी माइसौर और दूसरी बड़ी मेजर पावर थी मराठा। तो दे बिगेन अ वॉर विथ माइसौर, जो कि 1766 से 1769 में होता है। तो याद रखना, पहला एंग्लो मराठा और पहला माइसौर वॉर में लोगों को डाउट रहता है कि कौन सा पहले चालू हुआ था, सो दैट वाज माइसौर वॉर। ठीक है, सबसे पहले माइसौर वॉर होता है। ठीक है, इसके बाद होता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो सबसे पहले क्या किया, ब्रिटिश ने बोला चलो भाई की तो हमारी है, बस उठाना ही बाकी है, तो उसके लिए अब अभी उठा लेते हैं, टाइम का क्यों वेट किया जाए। ठीक है, तो क्या हुआ, ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि वी विल बिगिन विथ माइसौर, लेकिन माइसौर ने उनकी धज्जियाँ उड़ा दी। आपको पता है ना कि हमारे जो हैदर अली साहब थे फर्स्ट वॉर में ही एक्चुअली में मद्रास के आगे आके खड़े हुए थे, विच क्रिएटेड अ पैनिक इन द ब्रिटिश कैंप। तो जल्दी से ट्रीटी कंक्लूड की और बोला कि वी विल हेल्प यू इन द फ्यूचर वॉर्स, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, उनकी आदत थी प्रोमिस को तोड़ना। ठीक है, तो उसके बाद होता है कि उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, माइसौर हो सकता है थोड़े पावरफुल निकल गए हो, तो मराठास पर ट्राई करते हैं, तो मराठास भी उनकी धज्जियाँ उड़ा देते हैं। ठीक है, बिकॉज देखो क्या होता है, आप डेट देखना एक चीज़। ठीक है, डेट ध्यान से देखना कि ये रहा आपका फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जो कि है 1775 से 1782 में, और आप यहाँ पर देखो सेकेंड एंग्लो माइसौर वॉर। ठीक है, माइसौर और मराठा दोनों एक ही टाइम पे लड़े जा रहे हैं। ये देखो, ये लड़ा जा रहा है 1780 से 84, और यहाँ पे भी देखो आप 1882 तक लड़ा जा रहा था।
ठीक है। एक्चुअली देखो होता क्या, मैंने आपको बताया था कि ये जो वॉर सबसे पहले एंग्लो मराठा वॉर चालू होता है। वो कैसे चालू होता है एंग्लो मराठा वॉर, कि जो हमारे दैट मीन्स मैंने आपको बताया था जो एक किंग थे, पेशवा बनना चाहते थे लेकिन बन नहीं पाते, तो अपने भाई को असैसिनेट कर देते हैं, बोलते भाई आई एम द रियल पेशवा। लेकिन जो नाना फडणवीस रहते हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करते, वो बोलते कि जो माधव राव है जो कि इन्फेंट अभी अभी पैदा हुआ है वो रियल पेशवा है, जो बड़ा होगा तो पेशवा बनेगा, आप मत बनो। तो उसके लिए जो किंग रहते हैं, जो रियल पेशवा मतलब जो थ्रोन पेशवा रहते हैं, जो अपने आप को पेशवा बोलते हैं, वो ब्रिटिश के पास चले जाते हैं, ब्रिटिश से हेल्प मांगते हैं। ब्रिटिश बोलते हैं ठीक है भैया वी विल हेल्प यू, नो इशू। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पर जो मायसौर के साथ भी ये लोग हल्की फुल्की छेड़छाड़ कर देते हैं, जिससे मायसौर भी वॉर में आ जाता है। और जब इनको पता चलता है हैदराबाद साहब को, मतलब निज़ाम साहब को, कि भाई ये लोग लड़ रहे हैं तो मैं भी इनका साथ दे देता हूँ, तो ये देखो यहाँ पर फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो मायसौर वॉर, साथ ही साथ यहाँ पर निज़ाम भी आके लड़ने लगते हैं। तो मतलब दिस वॉज द टफेस्ट फेज, मतलब 1780 से लेके 1700 आप कह सकते हैं 84 तक सबसे टफेस्ट फेज था। लेकिन आप जानते हैं यहाँ पर ये एक ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन करके निकल जाते हैं आराम से, मराठास को छोड़ देते हैं और निज़ाम को भी निकाल देते हैं कुछ पैसे से देके। और अल्टीमेटली सेकेंड मायसौर वॉर भी टीपू की डेथ के साथ कंप्लीट हो जाता है। मतलब वो मरते नहीं टीपू साहब, कैंसर से मर जाते हैं। ठीक है, मतलब ब्रिटिश नहीं मारते उनको। इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया था एंग्लो मैसूर वॉर में एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ सालबाई, जिसमें बोलते हैं कि भैया 20 साल तक अपन लोग लड़ाई नहीं करेंगे। तो 20 साल तक देखो पीस रहता है। अब देखो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर अप्रोक्सीमेटली 1803 में होता है, करेक्ट 20 साल बाद होता है। पता है 20 साल बाद ही क्यों होता है? बिकॉज इस टाइम पे लॉर्ड वेलेस्ली आ चुके रहते हैं। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली आ चुके कहते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली का ये था कि भाई मैं तो इंडिया को पूरा कॉन्कर करके जाऊंगा, उन्होंने दिमाग में सोच के ही आया था। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर जैसे ही वो आते हैं 1788 के आसपास आते हैं, आते ही थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर करते हैं, हरा देते हैं। नॉट एक्चुअली वो उस टाइम पे नहीं आते हैं, इस टाइम पे नहीं थी, मतलब वो 1795 के आसपास आते हैं, 1795 96 के आसपास आते हैं, उसके बाद ही आते हैं। ठीक है, वेलेस्ली साहब। तो यहाँ पर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है, जिसमें ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम साइन होती है। ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम में क्या होता है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम में जो हमारे टीपू साहब रहते हैं वो हार जाते हैं। ठीक है, उनको बहुत बड़ा टेरिटरी का पार्ट ब्रिटिश को देना पड़ता है, साथ ही साथ 3 करोड़ भी देने पड़ते हैं, अपने 2 सन भी एज हॉस्टेज देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सब होता है। और फिर अल्टीमेटली अब सबको पता चल चुका था कि मैसूर हारने की कगार में है, तो वेलेस्ली साहब ने फाइनली अपना जो हथौड़ा था मार दिया गर्म लोहे में, और मैसूर नुपुर गया, टीपू साहब मर गए। ठीक है, अब देखो जैसे ही अब उनको भरोसा होगा कि भाई मैसूर चला गया है, अब सिर्फ और सिर्फ मराठा बचा है, तो क्यों ना मराठा के ऊपर अटैक किया जाए। तो वो प्लानिंग कर ही रहे थे। उससे पहले जो पेशवा साहब रहते हैं वो ट्रीटी ऑफ बेसिन आके साइन कर लेते हैं। ठीक है, कौन सी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ बेसिन। मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली सिंधियाज और पेशवा लड़ रहे थे किससे, होलकर से, और होलकर जीत जाते हैं। तो जो पेशवा साहब है वो डर जाते हैं और ब्रिटिश के सामने आके ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस मतलब ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन कर लेते हैं और अपने आप को मराठा गुलाम बना लेते हैं। इसके बाद जितने भी रूलर्स हैं जो मराठा चीफ थे, लाइक सिंधियाज, होलकर और गायकवाड़, सब ट्राई करते हैं लेकिन सबके सब हार जाते हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली यहाँ पर जो मराठास का एंड हो चुका था, लेकिन फिर भी एक आखिरी ट्राई तो करना था कि तुक्के से अगर हरा सके उनको, तो उसके लिए एक 1817 के आसपास वॉर चालू होता है, जो कि सिर्फ 1 साल चलता है। वो भी खींचा गया, मतलब कुछ खास था नहीं इसमें। और अल्टीमेटली थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में अल्टीमेटली मतलब जो पेशवाशिप है उसको अबॉलिश किया कर दिया जाता है। बोलता है कि भैया आप देयर इज़ नो पेशवाशिप, अब आप निकल लो अपने रास्ते, हम यहाँ पर आपके जो शिवाजी के सुपुत्र हैं उनको हम पकड़ा देंगे एक ठो टाइटल सतारा में। ठीक है, मतलब किंग ऑफ मराठास, ऐसा एक टाइटल पकड़ा देंगे, बस और कुछ नहीं होता। उसके बाद सतारा को भी लोग हड़प लेते हैं बाद में। ओके, इसके बाद अब जो लास्ट वॉर हमें देखना है वो है एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, एंग्लो सिख मैंने वॉर बताया था कि महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद जो फैक्शन आ जाते हैं, मतलब 2 कैंप पड़ जाते हैं, एक था नौनिहाल सिंह वाला, दूसरा था शेर सिंह वाला, तो जिसकी वजह से डिफरेंसेस आ जाते हैं। फिर पावर जो थी मिलिट्री हाथ में चली जाती है, फिर मिलिट्री ब्रिटिश से वॉर हार जाती है, फिर दोबारा वो लोग अपनी प्रेस्टीज को पाने के लिए वॉर लड़ते हैं। लाइक यहाँ पर मराठा लड़ते हैं, यहाँ पर हार चुके रहते थे, और ब्रिटिश यहाँ सिख को भी पता था वो लोग भी हार चुके हैं, लेकिन फिर भी एक आखिरी ट्राई मारते हैं और अल्टीमेटली वो भी हार जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमारी जर्नी अभी तक चली है, जो कि काफ़ी इन्जॉयबल जर्नी थी। देखो अब मुझे यहाँ पर आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो अब क्या डिस्कस करना मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आप देखें तो अप्रॉक्सीमेटली अभी कौन कौन से चैप्टर कवर करने हैं इसके बाद, कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया के बाद हमें देखने हैं पीजेंट मूवमेंट। ठीक है, पीजेंट मूवमेंट। इसके बाद जितने भी सोशल रिफॉर्म हुए, ट्राइबल मूवमेंट हुए। ठीक है, ट्राइबल मूवमेंट के बाद जो भी वर्किंग क्लास मूवमेंट हुए, वर्किंग क्लास मूवमेंट के बाद जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो इसके बाद जितने भी वर्किंग क्लास मूवमेंट हुए, वर्किंग क्लास मूवमेंट के बाद हमारे सामने सिविल रिबिलियंस थे। ठीक है, सिविल रिबिलियंस के बाद एजुकेशन पॉलिसी जो ब्रिटिश की आई, उनकी जो कल्चरल पॉलिसी थी। ठीक है, कल्चरल पॉलिसी के बाद आप कह सकते हैं उनकी जो सोशल पॉलिसी थी,
एजुकेशन पॉलिसी, मतलब ऐसी बहुत सारी पॉलिसी अप्रॉक्सीमेटली मैंने कैलकुलेट किया 10 टॉपिक हैं, ठीक है, जो कि 1857 रिवॉल्ट से पहले होने चाहिए, ठीक है। मतलब कॉन्केस्ट ऑफ इंडिया और रिवॉल्ट ऑफ 1857, आप यहाँ तो देख रहे हैं, मतलब ये रहा अपना 1600, ठीक है। मतलब यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, ये रहा हमारा कॉन्केस्ट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर एक पुल है रिवॉल्ट ऑफ 1857, इसके बाद सीधे जाएंगे हम 1885 में, मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना होती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को अभी चालू करता हूँ सो इट विल टेक अराउंड मोर 30 to 40 लेक्चर, ठीक है, 30 से 40 लेक्चर लगेंगे। मतलब ऑलरेडी अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि इन विच लेक्चर वी आर इन 11th लेक्चर, और अगर हम ये 30 लेक्चर लें तो आप कह सकते हैं कि 50 लेक्चर तो मतलब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चालू ही नहीं होगा, ठीक है। मतलब 50 लेक्चर तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो मेरा प्लान ये है कि ये अगर मैं अभी लूँगा तो आप लोग एक तो पहली बात इतना ही कॉन्केस्ट पढ़ चुके हैं और थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं तो बोर हो चुके हैं, ठीक है। आई नो कि ये जो लेक्चर थे काफ़ी हेक्टिक टाइप के थे, बोरिंग टाइप के थे, बिकॉज फैक्ट्स था, फाइट्स थी, तो कुछ मज़ेदार नहीं था, और इससे क्वेश्चन भी आते नहीं हैं, तो आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे होंगे, बिकॉज आई नो इट क्वेश्चन आएंगे नहीं तो अटैम्प्ट कहाँ से करेंगे। मेजर जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं फ्रीडम स्ट्रगल से या फिर इस पार्ट से, ठीक है, पीस एंड मूवमेंट हो गए, सोशल रिफॉर्म, एजुकेशन पॉलिसी, सोशल पॉलिसी, कल्चरल पॉलिसी। सो अब हमारे पास चीज़ ये बचती है कि हम इन लेक्चर को अभी के लिए स्किप कर दें, ठीक है, जो 30 लेक्चर्स हैं उनको स्किप कर देते हैं, ठीक है। स्किप मतलब हमेशा के लिए छोड़ नहीं रहे हैं, उसकी जगह डायरेक्टली वी आर गोइंग टू कम टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857, और उसके बाद जो भी स्टोरी रहती है इंडियन नेशनल मूवमेंट की, कैसे फ्रीडम स्ट्रगल, गांधी जी आए, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट जितने भी थे सब एक साथ कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद आखिरी में आके इस पूरे पार्ट को देखेंगे, मतलब पीजेंट का, सोशल रिफॉर्म, सिविल सर्विस का रिफॉर्म, पुलिस का रिफॉर्म, आर्मी का रिफॉर्म, सब आखिरी में देख लेंगे, ठीक है। बिकॉज ये मेनली मेंस ओरिएंटेड है और आजकल प्रीलिम्स भी आने लगा है, बट फिर भी मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा है ये, और इसकी ना कुछ खास कनेक्टिविटी नहीं है। मतलब देखो मैंने आपको 3 चैप्टर शुरू किए कनेक्टिविटी में पढ़ाया, 18th सेंचुरी पढ़ाया, उससे पहले एडवेंट पढ़ाया, फिर आखिरी में मैंने आपको क्या पढ़ाया, कॉन्केस्ट ऑफ इंडिया। मैंने यहाँ पर जो कंसिस्टेंसी थी मेंटेन करने की कोशिश की, लेकिन वो कंसिस्टेंसी हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 में जंप कर सकते हैं। अगर आप ये सोचो कॉन्केस्ट ऑफ इंडिया हुआ, मैंने बस आपको ये बोल दिया कि इसके बाद इंडिया ने बहुत सारे फाइट्स की, जैसे पीजेंट ने बहुत सारी फाइट की, इसके बाद बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स आए, दैट मीन्स फिर ट्राइबल मूवमेंट हुए, वर्किंग क्लास मूवमेंट हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन यहाँ पर सिर्फ फैक्ट है ना, आप पूछोगे कौन सा पीजेंट रिवॉल्ट था तो मैं कुछ नाम बता दूंगा कि भैया ये था वो था, और सिविल रिबेलियन पूछोगे मैं बोल दूंगा सन्यासी था, ये रिवॉल्ट था, संथाल रिवॉल्ट था। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपको सिर्फ फैक्ट्स रखने हैं, तो क्यों ना इन फैक्ट्स को बाद में किया जाए। मतलब जब पूरा हम फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब अब हम 1857 से लेके जब कंप्लीट 1947 तक डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद जो बीच की जो चीज़ें बची हैं फैक्ट उनको आखिर में डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि अगर किसी का भी पीसीएस एग्जाम बीच में फंसता है जनवरी के आसपास तो आपका फ्रीडम स्ट्रगल तैयार होगा, तो आपको उसमें फ़ायदा होगा। सो दिस इज़ माई प्लान एंड आई एम थिंकिंग टू हैव इट फ्रॉम दिस वे ओनली, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, जिसमें हम 1857 का रिवॉल्ट पढ़ेंगे, जो कि 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक होगा फैक्ट वाला, मतलब पूरा प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगा कि ऐसी ऐसी फाइट हुई थी, ये था वो था। उसके बाद सेकंड में हम एनालिसिस करेंगे 1857 के रिवॉल्ट की, और उसके बाद आई विल बिगिन विथ 1885, मतलब कैसे कांग्रेस की स्थापना हुई, क्या क्या उससे पहले ऑर्गेनाइजेशन थी, ये सब डिस्कस करेंगे, और अल्टीमेटली वी विल मूव टू मॉडरेट फेज, फिर एक्सट्रीमिस्ट, फिर गांधी जी आए, और फिर बीच में जो भी गवर्नर जनरल आए, दैट मीन्स वाइस रॉय आए, और जितनी भी चीज़ें थी एक्ट्स एक्ट्स वी विल डिस्कस इट, ठीक है। लेकिन उसके बाद 30th जो लेक्चर है, मतलब जो 30 लेक्चर हैं उनको हम अंत में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका काफ़ी अच्छा स्टोरी पता होगी। देखो अगर मैं डिस्कस भी कर लूँगा आपको स्टोरी नहीं पता होगी तो मुझे बार बार वही सेम स्टोरी रिपीट करनी पड़ेगी, जो कि मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। उससे अच्छा पहले वो स्टोरी को कंप्लीट कर लिया जाए, फिर एंड में आके हम इन सब 30 से 40 लेक्चर में सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज़ माई प्लान एंड आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1857। फॉर द टाइम बीइंग यू कैन ऑल्सो गिव योर सजेशन, दे आर मोस्ट वेलकम्ड, ठीक है। So till that time, thank you and have a nice day. We will meet in next lecture.